Hello everyone. Today I am going to inform you about a new initiative of Next IAS, that is Job Box by Next IAS. Under this initiative, from now onwards, we will be discussing and informing you about the notifications of major examinations that are focused by the aspirants of civil services, such as the state civil services examinations such like EPFO, APFC, etc. So in this series, our first will be the latest vacancy which has come, and that is 70th BPSC, Bihar Public Service Commission, of which the notification was announced few days before and the application filling of which has started from yesterday. तो चलिए हम देखते हैं BPSC का नोटिफिकेशन। आपको पता होगा कि BPSC ने इस साल 1945 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन निकाला है एंड कल दैट इज 28 सितंबर से बिहार PCS के फॉर्म का फिलिंग की लिंक एक्टिवेट हो गई है। तो बिफोर फिलिंग दी फॉर्म बहुत से बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम है या नोटिफिकेशन में चीज़ों को समझने में। इस वीडियो के थ्रू मैं ट्राई करूंगी कि आपको नोटिफिकेशन को बहुत क्लियरली अच्छे वे में एक्सप्लेन कर सकूं एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्विसाइट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो चीज़ें आपको प्रिपेयर्ड रखनी चाहिए, उन सारे बातों में डिस्कस करेंगे जिससे आप बहुत स्मूथली इस फॉर्म को फिल कर सकें। आप अगर देखेंगे तो 70th BPSC में वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसीज आई हैं, दैट इज़ 1945 वैकेंसीज। और अगर हम इन वैकेंसीज को देखते चलें तो जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा, दैट इज़ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें अराउंड 200 वैकेंसीज आई हुई हैं। वैकेंसीज का जो सब डिवीजन है ये कैटेगरी वाइज सारा सब डिवीजन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझा देती हूँ, जैसे कि अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि लेवल 9 की जॉब है उसमें 200 वैकेंसीज हैं, तो उसमें 80 जनरल की हैं, देन 20 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके बाद SC, देन ST, देन EBCs, देन BCs, उसके बाद जो BCs में भी वुमेन रिजर्वेशन है वो, प्लस बिहार में PWD कैटेगरी एंड अगर आपके ग्रैंडफादर या आपकी फैमिली से ग्रैंड लीनिएज में कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और आप उनके ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं तो उसमें भी आपको 4% का रिजर्वेशन मिलता है। तो ये जो सीट्स हैं वो उसके लिए हैं। अगर आप इस BPSC के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें 3 कैटेगरी की सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। कुछ सर्विसेज जो हैं वो लेवल 9 की हैं। सिमिलरली इसी फ्रंट में आप आगे चल के देखेंगे तो कुछ सर्विसेज हैं जो लेवल 7 की हैं। एग्जाम्पल अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि बिहार परिवहन सेवा, तो परिवहन विभाग से लेकर यहाँ अगर आप देखेंगे नीचे तो लेवल 7 की है। और अगर आप लास्ट में जाकर देखेंगे तो सबसे लास्ट 24th नंबर पे प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये लेवल 6 की जॉब है जो कि इसमें इंश्योर की गई है। और इसी तरीके से 1945 वैकेंसीज के लिए ये फॉर्म निकाला गया है। इसमें अगर आप एज को भी देखेंगे तो 3 कैटेगरी में मिनिमम एज है, दैट इज 20 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड 22 ईयर्स। तो अगर हम फॉर्म पे देखेंगे कुछ सर्विसेज जैसे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसके लिए आपकी मिनिमम एज जो है दैट इज न्यूनतम उम्र जो आपकी है वो 22 वर्ष होनी चाहिए, 22 ईयर्स। लेकिन अगर उसी क्रम में आप देखेंगे तो पुलिस उपाधीक्षक दैट इज DSP, जिला समादेष्टा दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एंड काराधीक्षक दैट इज जेल सुप्रिटेंडेंट, इन तीनों के लिए अगर आप देखें तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर्स है। 20 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र अगर है तो आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑन सिमिलर फ्रंट हम आगे जाके देखें तो कई सारी वैकेंसीज हैं जो आप देखते जाएंगे कि वो 22 ईयर्स के लिए ही हैं, जैसे कि राज्य कर सहायक आयुक्त 22 वर्ष, अवर निबंधन संयुक्त अवर निबंधक ये भी 22 ईयर्स,
बिहार शिक्षक सेवा। इसी क्रम पे लगभग आप देखेंगे तो लेवल 9 की जॉब्स के लिए 22 वैकेंसी हैं उसके बाद की। फिर अगर यहां से आप देखें पोस्ट नंबर 15 से सहायक योजना पदाधिकारी जो प्लानिंग या एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, उसमें 21 ईयर्स जो है मिनिमम एज है। तो अगर आप 15 नंबर की पोजीशन से देखें, जो आपकी नोटिफिकेशन में 15 नंबर पे पोस्ट दी है, यहाँ से ये ऑल्दो लेवल 9 की है बट इसमें 21 ईयर्स है। एंड उसके नीचे से लेवल 7 की जॉब स्टार्ट होती है और इसमें मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स डिफाइन की गई है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि लेवल 7 में मोस्टली जॉब्स में आपको 21 ईयर्स है एंड आफ्टर दैट एट द एंड जो एक लेवल 6 की वैकेंसी है इसमें 22 ईयर्स है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो लोग की मिनिमम एज 20 ईयर्स है, 21 है एंड 22 है। आपको मैंने फॉर्म में बता दिया है कि कहाँ से किस एज का क्राइटेरिया स्टार्टेड है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में अगर आपकी एज मिनिमम एज हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एक और पोस्ट होती है CDPO की। आपने अगर अपनी नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सारणी 2 करके अन्य लिखा हुआ है और इसमें एक लेवल 9 की जॉब है विच इज बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में CDPO भी कहते हैं। ये लेवल 9 की जॉब है जिसकी 12 वैकेंसीज हैं, 10 जनरल में एंड 2 रिजर्व कैटेगरी में। इसकी भी मिनिमम एज 21 ईयर्स है। डिफरेंस आ जाता है, प्रीलिम्स तो दोनों का साथ में ही होता है, हाउएवर कट ऑफ अलग बनेगी इसकी एंड मेंस के सिलेबस में चेंजेस आ जाते हैं। वो इवेंचुअली हम जैसे वीडियो में बढ़ेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये थी पूरी वैकेंसीज जो इस बार 70th BPSC के थ्रू आई हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए उनको अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों को प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के पहले तक भी अगर आयोग के पास कोई वैकेंसीज आ जाती हैं तो वो ऐड हो जाएंगी। हाउएवर वंस आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कोई वैकेंसीज ऐड नहीं होती हैं, लेकिन प्रीलिम्स के होने तक अगर और भी वैकेंसी अभी कोई डिपार्टमेंट देता है तो वो भी इस फॉर्म में ऐड हो सकती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों पर और एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। बीपीएससी ने ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन की हुई है कि अगर डिस्पाइट बिकॉज लुकिंग टुवर्ड्स दी नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, अगर उन्हें लगता है कि एक दिन में पेपर कराना पॉसिबल नहीं है तो वो एक से अधिक पालियों को यूज कर सकते हैं। दैट इज टाइम चेंज कर सकते हैं, 2 शिफ्ट कर सकते हैं प्रोबेबली, और पेपर के सेट्स बना के नॉर्मलाइजेशन को करके भी पेपर का रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये चीज आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली मेंशन की हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सारा नोटिफिकेशन जो है वो आपको बीपीएससी की वेबसाइट में भी मिल जाएगा विच इज www.bpsc.bih.nic.in। इसमें जाकर भी आप ये पूरा नोटिफिकेशन वहां से पढ़ सकते हैं और क्लैरिटी लेने के लिए। अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर देखें तो जो 70th बीपीएससी कंबाइंड है उसके लिए आपको जरूरत है स्नातक अथवा समतुल्य, मतलब ग्रेजुएशन, एंड अगर आप अपना ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी है तो भी आप एग्जाम को लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम बाल विकास परियोजना में देखें तो ग्रेजुएशन तो इसमें भी चाहिए, बट इसके साथ जो वैकल्पिक विषय होगा ऑप्शनल, अगर आप बीपीएससी का लास्ट ईयर से पैटर्न देखें 68th बीपीएससी से, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सीसीई के लिए, दैट इज कंबाइंड जो एग्जामिनेशन होता है, इसके लिए ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो चुका है एंड ऑब्जेक्टिव पेपर है। बट अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए देखें सीडीपीओ में, तो वैकल्पिक विषय जो है
इसके मार्क्स ऐड होते हैं, प्रॉपर 300 मार्क्स का पेपर होता है, ये भी आगे चल के हम बहुत क्लियरली देखेंगे। और ऑप्शनल के सब्जेक्ट सिर्फ यही 4 हैं, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र एंड श्रम एवं समाज कल्याण। तो अगर आप CDPO के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपका ऑप्शनल इन 4 में से एक आपको ऑप्ट करना पड़ेगा एंड उसका आपको एक रिटन पेपर लिखना होगा 300 मार्क्स का, जो कि क्वालिफाइंग नहीं बट उसके मार्क्स ऐड होते हैं। विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा। अगर नोटिफिकेशन में कोई ऐसी पोस्ट है जिसके लिए स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन चाहिए और अगर आपके पास वो मेंशन है तो आपको उसको अपने नोटिफिकेशन में जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें मेंशन करना होगा। और ये जो भी आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं मेक श्योर करिए कि आपके पास उन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपके पास रिजर्वेशन का, कि आप उस किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो। ऑन सिमिलर लाइंस अगर आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के स्टेज पे वेरिफिकेशन कराए जाते हैं एंड इनफैक्ट मेंस के भी फॉर्म फिलिंग में अपलोड कराए जाते हैं। तो ये चीज़ आप इंश्योर करिए कि अगर कोई भी स्पेशलाइज पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं या फिर आप ऐसा कुछ भी मेंशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपके पास एक प्रूफ और एक वैलिड डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर। इसमें क्लियर मेंशन है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। अब आप ये चीज इंपॉर्टेंट है अदर स्टेट्स के एस्पिरेंट्स के लिए जो कि BPSC को इस साल फिल करना चाह रहे हैं, कि अगर आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अपने स्टेट में लेते हैं तो वो रिजर्वेशन आपको बिहार में नहीं मिलेगा। बिहार में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ओनली बिहार के जो मूल निवासी हैं, जिनका स्थायी निवास है, परमानेंट एड्रेस बिहार है, उन्हीं को मिलेगा। बाकी सारे कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिजर्वेशन इन देयर स्टेट्स जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड होंगे। सामान्य पद के लिए ही उनका चयन किया जाएगा या वो उसी में कॉम्पिटिट करेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र एंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र इसलिए मांगा गया है बिकॉज ये रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के लोगों को मिलेगा। तो ये दोनों आपके पास रेडी होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। तो सिमिलर वे में अगर आप क्रीमी लेयर रहित हैं, मतलब नॉन क्रीमी लेयर के एस्पिरेंट हैं या नॉन क्रीमी लेयर से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप इंश्योर करिए कि आपके पास उसका भी एक सर्टिफिकेट फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और भी रिजर्वेशन को लेके ही बातें लिखी गई हैं, जिसका मूल आधार यही है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं वो आप उसके लिए उम्मीदवार आपका जो है वो सही हो, तो उसके लिए आप ये इंश्योर करें कि आपके पास सर्टिफिकेट्स एडुकेट होने चाहिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी कोड वाइज दिया है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर अनरिजर्व्ड है तो UR 1, सिमिलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लेडीज और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये सारा रिजर्वेशन है जो कि BPSC के फॉर्म में आपको मिलेगा। सामने ये आपके कोड दिए हुए हैं, जो आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरेंगे तो आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसको चूज कर सकते हैं एंड ये आपका कोड का कोड है। तो आप इस कोड को देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं, उसका क्या कोड है और उसको आप फॉर्म पे फिल कर सकते हैं। सिमिलर लाइंस पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो हैं उनके लिए 4% का रीजनल रिजर्वेशन है, क्षैतिज आरक्षण। तो जो भी लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं,
हालांकि आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जो कि सिविल सर्जन या सीएमओ द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एक रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी का लेने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बात और याद रखें, जिनका भी पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैंडिडेचर में है, अगर आपका प्रमाण पत्र रिन्यू नहीं है तो आप उसको रिन्यू करा लीजिए, बिकॉज अगर आपका रिन्यूअल नहीं है तो इस स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगी, मतलब आपका कैंडिडेचर पर्सन विद डिसेबिलिटी में नहीं कैलकुलेट होगा अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यूड नहीं है। तो जिनका नहीं है वो आप प्लीज पहले फॉर्म भरने से पहले रिन्यू करा लें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रीडम फाइटर्स या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर आपकी फैमिली में रहे हैं और आप उनके ग्रैंड चिल्ड्रन रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 2% का रीजनल रिजर्वेशन मिलता है। तो ये रिजर्वेशन भी जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की फैमिली से हैं उसको आपके जब प्रीलिम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे एक पॉइंट मेंशन होगा, वहां पे यस टिक करके इस चीज के लिए भी आप इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से सुनिए और फॉर्म फिल करने से पहले इंश्योर करिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं मैं सारे डिस्कस करूँगी, ताकि जो भी अगर किसी कैटेगरी से फिल कर रहे हैं फॉर्म या कुछ भी, सबको क्लियर हो कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या उनके पास एक अर्ली प्रिपरेशन होनी चाहिए। सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मींस आपका 10th का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट है स्नातक या समतुल्य डिग्री, मींस आपका ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट एंड दैट टू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी लगा सकते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। ये लिखा हुआ है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिनकी भी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं आई है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, जो लोग SC एंड ST कैटेगरी से हैं आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित का प्रमाण पत्र, तो आपने देखा जो लोग जनरल कैटेगरी से कर रहे हैं उनके लिए अभी तक 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज आपकी 10th का सर्टिफिकेट और दूसरा ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट। कैटेगरी वाइज अगर आप SC ST से हैं तो SC ST का प्रमाण पत्र, और अगर आप EBC या BC कैटेगरी से हैं तो क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो लोग बिहार से हैं उनके पास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के वाला रीजनल रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके लिए भी उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। सिमिलर लाइन में जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ एज रिलैक्सेशन के भी प्रोविजंस हैं, हाउएवर उसके लिए भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप जॉब से हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये मोटे मोटे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अपलोड करते समय होना चाहिए। आप फॉर्म भरने से पहले इंश्योर करें कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम एज के ऊपर। मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ फॉर्म आप एज 20, 21 एंड 22, इसका बेस डेट याद रखिए कि 1/8/2024 है। 1 अगस्त 2024 बेस डेट है जो आपको कैलकुलेट करना है, जहां से अपनी एज 20 ईयर्स, 21, 22 किस पोस्ट के लिए कौन सी है वो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसके अलावा मैक्सिमम एज भी दी है कि अगर मेल अनरिजर्व्ड है, पुरुष अनारक्षित, उसमें 37 ईयर्स है। उसके अलावा अनरिजर्व्ड वुमेन
BCs बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के दोनों मेल एंड फीमेल के लिए 40 वर्ष एवं SC और ST कैटेगरी के बोथ मेल एंड फीमेल के लिए 42 ईयर्स। तो एज भी आप देख रहे हैं अलग अलग है, 37, 40 एंड 42 में डिवाइडेड है। तो आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और अगर आपकी मैक्सिमम एज एक्सीडेड नहीं है, बेस डेट याद रखिएगा कि 1 अगस्त 2024 को लेकर आपको देखना है कि आप इस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मींस जो आपकी डेट आपकी 10th के मार्कशीट में मेंशन है वही डेट आयोग फाइनल मानेगा, और आप उसी हिसाब से ही अपनी एज को कैलकुलेट करिएगा कि आपकी एज की एक्यूरेसी वहां से ही आयोग लेगा। एक ये जो बिहार में ऑलरेडी सर्विसेज में है उनके लिए ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट को समझिए कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। अगर आप ऑलरेडी बिहार में सेलेक्टेड हैं और आप एग्जाम अपीयर करना चाह रहे हैं तो आपकी एंटायर सर्विस ड्यूरेशन में आप सिर्फ 5 बार ही अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही एग्जाम्स में, बट जैसे बिहार PCS है, BPSC करा रहा है तो आप इसको 5 टाइम्स ही अपीयर कर सकते हैं। तो ये वो लोग याद रखें जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं। उसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प में दिव्यांगों के लिए आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। तो ये एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है। तो सिमिलर लाइंस में आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। यहाँ पे सारी ही आपको इन पॉइंट्स में दिख जाएंगी कि किस कैटेगरी के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है शारीरिक क्षमता। तो ये आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, और बहुत स्पेसिफिकली जो ज़रूरत होती है वो है बिहार पुलिस सेवा, जिला समादेष्टा और काराधीक्षक के पद में। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस काफ़ी देखा जाता है। जो इवन इंटरव्यू के पहले आपका मेडिकल फिटनेस होता है वहाँ पे भी आपको मेडिकली फिट इंश्योर किया जाता है, स्पेसिफिकली ये 3 जॉब के लिए, क्योंकि ये फील्ड जॉब्स हैं। यहाँ पे इनको काफ़ी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। तो वो आपका मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल जिनका होगा वहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। नाउ इट कम्स टू फीस। फीस के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा 70 CC CDPO के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये एवं अलग अलग दोनों CC एंड CDPO के लिए ये शुल्क जमा करनी है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो फीस 600 है। अगर बिहार राज्य के हैं और SC एंड ST कैटेगरी से हैं तो 150 रुपीज़ फीस है। अगर आप बिहार राज्य की स्थायी निवासी हैं, मतलब आपका डोमिसाइल है, एंड आप आरक्षित हों या अनारक्षित हों, बोथ रिजर्व्ड कैटेगरी एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वुमेन, तो उनके लिए फीस 150 है। दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी 40% या अधिक डिसेबिलिटी है उनके लिए 150 रुपीज़ है। एंड बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए, वो किसी भी अगर इसके अलावा कोई कैटेगरी आती है उन सब के लिए फ़ीस 600 रुपीज़ है। ये फ़ीस बैंक जो है आपके पास UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उससे आप पे करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी अपना आधार नंबर है
और वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय अपना आधार वगैरह मेंशन कर देते हैं नंबर, तो उनको ये बायोमेट्रिक फीस नहीं देना है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला फीस है अपने अपने कैटेगरी का, वही उनके लिए मान्य होगा। आगे चलते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम को अगर आप देखें, प्रीलिम्स एग्जाम में बिहार पीसीएस में सिर्फ एक पेपर होता है जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का एग्जाम होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एग्जाम नेगेटिव मार्किंग फ्री नहीं है, आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है। पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, 150 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स। इसी लाइन पे जो मेंस के लिए क्वालिफाइड लोग होंगे वो 10 टाइम्स होंगे ऑफ दी वैकेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 1945 या 2000 के अराउंड वैकेंसी है, तो आप समझ लीजिए कि अराउंड 20,000 लोग जो होंगे वो मेंस के लिए अपीयर करेंगे। तो ये बेसिकली एक रफ आइडिया है, मोस्टली डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म फिल हो रहे हैं, बट ऑलमोस्ट जितने प्रीलिम्स में अपीयर करते हैं उसके 10 और जो मतलब वैकेंसी है उसका 10% जो 10x टाइम है वो देखा जाता है, उतने लोगों को मेंस के लिए अपीयर कराया जाता है। फिर अगर मेंस का आप देखें, मेंस का यहाँ सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें। एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का जो कि 100 मार्क्स का होता है, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है जहाँ पे आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं। ओके, तो 30% ऑफ 100 दैट विल बी, आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। जो आपके मार्क्स होते हैं जो ऐड होते हैं वो ये 3 है। सामान्य अध्ययन 1 दैट इज जनरल स्टडीज 1, सामान्य अध्ययन 2 दैट इज जनरल स्टडीज 2 एंड एसए का पेपर। ये तीनों 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो टोटल ये जो 900 मार्क्स हैं ये मेरिट डिसाइड करती है। इसके अपार्ट ऑप्शनल का पेपर होता है, ये ऑप्शनल आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सीडीपीओ से अलग है जिसमें 4 ऑप्शनल हैं, उन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा। इसमें आप कोई भी ऑप्शनल अपना चूज कर सकते हैं जिसके 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। यहाँ पे ऑप्शनल एमसीक्यू है और उसमें आपको ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सीसीई का जो मेंस होगा उसकी मार्क्स में सिर्फ मेंस में सिर्फ ये 3 के मार्क्स ऐड होते हैं, हिंदी और ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग बनता है। यहाँ पे आगे ऑप्शनल्स की बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शनल है और उसका क्या सब्जेक्ट कोड है। अगर हम सीडीपीओ का देखें, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का, इसमें भी हिंदी तो आपका क्वालिफाइंग ही रहेगा। यहाँ एसए का पेपर रिमूव हो जाता है, सिर्फ जीएस 1 एंड 2 है। एसए के मार्क्स नहीं ऐड होते क्योंकि एसए का पेपर नहीं इसमें इंक्लूड होता। और जो ऑप्शनल है, यहाँ अगर आप देखें तो ऑप्शनल का भी पूरा 300 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो यहाँ जो 900 मार्क्स हैं जिनसे रिजल्ट तय होता है वो है जीएस 1, जीएस 2 और आपके ऑप्शनल के मार्क्स। एंड ऑप्शनल आप इन 4 में से ही कोई एक ले सकते हैं, जो आपके जनरल ऑप्शनल हैं उनमें से नहीं लेना होता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। मुख्य परीक्षा भी जब आपका प्रीलिम्स आएगा और जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनको ऑनलाइन माध्यम से ही मेंस का फॉर्म फिल कराया जाएगा। एग्जाम पेपर दोनों लैंग्वेज में होते हैं मेंस में, लेकिन आपके पास आंसर लिखने का ऑप्शन होता है कि आप हिंदी, इंग्लिश या उर्दू तीनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो आंसर लिख सकते हैं। मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू के टाइम अराउंड 2.5 गुना लोगों को लिया जाता है, 2.5 टाइम्स। और उसके बाद बचता है इंटरव्यू लेवल जो 120 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू लेवल के टाइम पे आपको एक फॉर्म होता है जिसको प्रपत्र कहा जाता है, और वहां पे आपको जो भी सेवा है और उसका कोड है, अगर आप नोटिफिकेशन में सबसे स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको हर सेवा का सेवा कोड दिया हुआ था, वो मेंशन करना होता है। एंड इंटरव्यू के टाइम पे ही मेडिकल चेकअप होता है, उसके लिए आपको 16 रुपीज का फी सबमिट करना होता है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट देखें
कि फॉर्म आप ऑनलाइन खुद ही भर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो ऑलरेडी 28/9/2024 से है। तो 28 सितंबर से फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है फिलिंग की, और लास्ट डेट है 18/10/2024। 18 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिल करने की। इसको आप इंश्योर कर लें कि लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिल ज़रूर कर लें। यहाँ पे अब हमने पहले तो देख लिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या चाहिए, ये आप बहुत अच्छे से समझ लें फॉर्म भरने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे आप उस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करेंगे। मींस आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और कोई भी रिजर्वेशन है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स, ये पीडीएफ फॉर्म में सबमिट होंगे। इसके अपार्ट आपका आधार कार्ड भी मांगा जाता है सबमिट करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे मेंशन है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा onlinebpsc.bihar.gov.in में। आप इस पे जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हो, दैट इज़ OTR। जिनने ऑलरेडी पहले पेपर लिख चुका है 69th BPSC के टाइम पे, वो अपने सेम OTR और पासवर्ड के साथ इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, जिनने पहले कभी BPSC नहीं दिया है, सबसे पहले आपको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आपके पास एक वैलिड एंड वर्किंग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आए, जिसमें बिकॉज OTR के आपके सारे पासवर्ड्स आते हैं एंड सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह की डिटेल्स, तो एक मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट जो प्रमाण पत्र मैंने आपको कई बार बता चुका है, वो सारे अपलोड करने के लिए स्कैन्ड फाइल होनी चाहिए जो PDF फॉर्मेट में होगी, और उसकी साइज मैक्सिमम 100 KB होगी। तो ये आप ज़रूर इंश्योर कर लीजिए कि जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए जो आपको PDF में सबमिट करना है, उनकी मैक्सिमम साइज 100 KB होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी डॉक्यूमेंट, जिस भी सिस्टम से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आईपैड हो, किसी भी से या फ़ोन से, आप इंश्योर करिए कि उसका वेबकैम की क्वालिटी, दैट इज़ जो आपका वेब कैमरा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। बिकॉज इसमें एक लाइव इमेज क्लिक की जाती है फॉर्म फिल करते टाइम। तो अगर आप ऐसे किसी डिवाइस से फिल कर रहे हैं जिसमें अच्छा वेबकैम नहीं है, तो आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसलिए आप ये इंश्योर कर लें कि अच्छा क्वालिटी वेबकैम हो। फोटो कैप्चर करते टाइम आप ये इंश्योर करें कि जो बैकग्राउंड पीछे है वो वाइट कलर का हो या फिर लाइट कलर्ड हो और सफिशिएंट लाइट हो, ताकि आपकी पिक्चर अच्छे से आ जाए। तो पिक्चर यहाँ पे लाइव क्लिक्ड होती है, इसलिए वेबकैम ज़रूरी है। उसके अपार्ट साइन आपको दोनों लैंग्वेजेस में करना है, हिंदी एंड इंग्लिश। और साइन का जो इमेज है उसको PDF फॉर्मेट में नहीं, .jpg या फिर JPEG फॉर्मेट में सबमिट करना है, जिसकी मैक्सिमम जो साइज है वो 15 KB होगी। तो ये डॉक्यूमेंट में 2 जगह है जहाँ पे आपको साइज इंश्योर करना है। सारे PDF वाले डॉक्यूमेंट्स 100 KB साइज को एक्सीड नहीं करना चाहिए। साइन हिंदी इंग्लिश दोनों में 15 KB को एक्सीड नहीं करना चाहिए वो, लेकिन ये PDF नहीं, ये .jpg या JPEG में होगा। और वेबकैम होना चाहिए आपका फोटो क्लिक करने के लिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप पहले पूरा रेडी रखिए फॉर्म भरने से पहले। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए है कि जो ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in है, इस पर जाके आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करें। वहाँ पे एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मिलेगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में आएगा। तो आप जैसे ही उसमें सारी अपनी डिटेल्स डाल देंगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में, जैसे उसमें नॉर्मल पूछता है आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, और आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट होगा और वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में भी भेज दिया जाएगा। अब आपको वो जो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ से मिलेगा, उसको लेकर फिर होम पेज में जाना है, जो इस ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के होम पेज में आएगा,
और वहां पे जाके लॉगिन में क्लिक करना है। ठीक है, तो पहले मतलब आप इसी वेबसाइट को खोलेंगे और OTR जनरेट करेंगे। जनरेट करके मतलब फॉर्म को फिल करके सबमिट करके जो OTR आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल में आ जाएगा, उससे आप फिर से इसी वेबसाइट पे जाएंगे और होम पेज में लॉगिन करेंगे। जिनके पास ऑलरेडी पहले पेपर दिया हुआ है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा 69 BPSC का। वहां पे जाकर आप फॉर्म सारा फिल कर सकते हैं, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी फॉर्म की, और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो हमने सारे बहुत इलेबोरेट वे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जाके सारा फॉर्म फिल कर लेंगे एंड उसके बाद आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो डैशबोर्ड में जाके आप ऑनलाइन पेमेंट पे करके एंड उसको जब क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जब आपका फॉर्म फिल हो भी जाए तब भी एक बार आप एग्जिट करके ऑनलाइन BPSC सेम उसी URL पे जाकर अपना लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंश्योर करिए कि जब आपका फॉर्म भर जाए तो डाउनलोड करके चेक कर लें कि सारा पेमेंट वगैरह हो चुका है या और फॉर्म को फिल करने में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आई है। एक चीज़ और याद रखिए, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में वीडियो को बनाया भी इसलिए है कि आपको किसी तरीके से अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये लाइन बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि आयोग ने मेंशन भी की है कि ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं है। आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एक बार जो आपने फिल कर दिया वही फाइनल होगा। इसलिए आप चाहे तो एक रफ में पहले एक पेपर में लिख के फिल करके देख लीजिए, बट आप इंश्योर करिए कि आपने एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से लिखी है। जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो प्रॉपर जगह पे ही प्लेस्ड हैं कि नहीं, जो आपका डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं कि 10th की मार्कशीट पूछ रहा है वहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की डाल दी। तो आप एक बार सबमिट करने से पहले सारा बहुत अच्छे से चेक कर लें और पेमेंट होने के बाद जो फॉर्म आ जाए उसको भी इंश्योर कर लें, एक बार चेक कर लें कि उसमें सब कुछ कंप्लीटली फिल्ड है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल्ड का आपके पास मैसेज आ गया है। एक चीज़ और यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ये इंश्योर करें कि उनके पास अपनी फोटोग्राफ की एटलीस्ट 5 कॉपीज होनी चाहिए। इसलिए भी इंश्योर करते हैं कि अगर किसी की फ़ोटो फॉर्म में ढंग से नहीं आई है तो वहाँ पे फ़ोटो आपसे मांग ली जाती है या आपके मेंस के फॉर्म के टाइम पे लगती है। तो आप ये 5 फोटोज़ इंश्योर करें। और दूसरा, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी अवश्य सुनिश्चित करें। मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे, लास्ट में आपके पास जो फॉर्म होगा उसमें आप देख लें कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। ये जो हमने सारा नोटिफिकेशन डिस्कस किया है ये ऑलरेडी www.bpsc.bis.nic.in में है। हाउएवर फॉर्म भरने का सारा और OTR सारा ऑनलाइन BPSC वाला जो वेबसाइट है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसमें मेंशन है। सो आई होप वैकेंसी की नोटिफिकेशन से लेकर क्या क्या इस एग्ज़ाम की एक मूल आधार है, किस तरीके से पेपर कंडक्ट होगा, क्या आपकी एज की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से रिजर्वेशन आप इंश्योर कर सकते हैं और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत इलेबोरेट वे में लिया और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको इस फॉर्म को फिल करने में या इस फॉर्म से रिगार्डिंग कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, या आपको कुछ सजेशन लग रहा है जो नेक्स्ट IAS आपको BPSC के लिए हेल्प कर सकता है, आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें और हम इंश्योर करेंगे कि आपको जो भी आपकी चीज़ें हैं उसके लिए नेक्स्ट IAS आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथली करने में एक अच्छा योगदान दे सके। इसी के साथ हम अब बात करेंगे नेक्स्ट IAS द्वारा UP PCS एग्ज़ाम के लिए आकलन कंडक्ट कराए गए थे जो कि ओपन मॉक टेस्ट थे, और स्टूडेंट्स के रिस्पांस के आधार पर हमें लगा कि BPSC के स्टूडेंट्स को भी हम सिमिलर लाइंस में हेल्प कर सकते हैं और
बहुत हद तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आयोग का पेपर होता है उसी तरीके का ओपन मॉक टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, जो कि बच्चों को हेल्प करे, और ये एक हमारे तरफ से सहयोग होगा आपके लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो नेक्स्ट आईएएस आपके लिए लेकर आता है आकलन, जो कि ओपन मॉक टेस्ट है 2024 में 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पेपर इसमें दिया होगा, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आप इस पेपर को दे सकते हैं। बिहार पीसीएस के लिए जो आकलन है वो 20 अक्टूबर 2024 20 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 12 PM से 2 PM, जो कि आयोग का ऑलरेडी एक मेंशन्ड टाइम है, उसी टाइम फ्रेम में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, तो आप नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट पर जाके आकलन फॉर बीपीएससी ओपन मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको नेक्स्ट आईएएस की तरफ से कोई भी सहयोग लगे, या आपको लगे कि नेक्स्ट आईएएस आपकी प्रिपरेशन में एक वैल्यू ऐड कर सकता है, तो उसके लिए आप अपना सजेशन ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।